Hello students, let's start our basic accounting terms which are used in your accounting. कल हमने कुछ terms किए थे, आज start करते हैं. The first term is assets, संपत्ति. ये most important terms हैं हमारे accounts की. What is assets? संपत्ति. ये देखिए संपत्ति क्या होती है? वो सभी वस्तुएं जिन पर व्यवसाय का जो स्वामी है उसका स्वामित्व होता है. ठीक है, मतलब वो उसकी खुद की अपनी होती हैं, वो उनका ऑनर होता है. दीज आर टर्म्ड एज एसेट्स. ठीक है, इसमें जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब चीजें जो व्यवसाय के स्वामी ने खरीदी हुई हैं, ठीक है, और जिस पर उसका स्वामित्व है उसको हम बोलते हैं एसेट्स. दूसरी चीज एसेट्स जो होती है हमारी, ये किसी व्यवसाय को संचालित करने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं. ठीक है, जैसे हम मशीनरी खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, तो किस लिए खरीद रहे हैं? ताकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, अपना बिजनेस चला सके. और ये जो हम एसेट्स खरीदते हैं ये व्यवसाय को संचालित करने के उद्देश्य से खरीदते हैं, न कि पुनः विक्रय. हम उनको दोबारा रीसेल नहीं करते, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता. थर्ड थिंग जो एसेट्स में इंपॉर्टेंट है वो है कि ये जो हमारे एसेट्स होते हैं ना, ये भविष्य में हमें लाभ प्राप्त करने में हमारी सहायता करते हैं. बिजनेस में हम जो भी एसेट्स परचेज कर रहे हैं, जो भी संपत्ति परचेज कर रहे हैं, वो संपत्तियां हमें भविष्य में लाभ प्रदान करती हैं. तो ऐसी वस्तुएं जिन पर व्यवसाय का स्वामित्व होता है, जो मूल्यवान वर्ड भी है इसमें कि वो सभी चीजें जो मूल्यवान है बिजनेस में, मूल्यवान मतलब वैल्यूएबल, जिनकी बहुत अच्छी वैल्यू है, तो जिन पर व्यवसाय के स्वामी का स्वामित्व है, जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं, जो व्यवसाय को संचालित करने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं, न कि पुनः विक्रय के उद्देश्य से, और वो सभी वस्तुएं जो भविष्य में हमें लाभ प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं, उनको संपत्ति कहा जाता है. एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक जो हम माल खरीद रहे हैं, दैट स्टॉक. डेटर्स हमारे देनदार. कल भी मैंने आपको बताया था डेटर्स कौन है, वो हमारे देनदार हैं. हमने इनको उधार माल बेचा हुआ है, लेकिन अभी तक इन्होंने हमारी पेमेंट नहीं की है, तो वो पैसा भी हमारा है, तो इसलिए वो भी इसमें काउंट हो जाएगा एसेट्स में. क्लियर है? अब नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ एसेट्स. ये जो हमारी संपत्तियां हैं ये कई प्रकार की होती हैं, तो हम स्टडी करते हैं. नंबर 1 इज करंट एसेट्स, जिसको हम हिंदी में चालू संपत्ति कहते हैं. अभी देखिए करंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं. कुछ एसेट्स हमारे ऐसे हैं जो एक साल के भीतर, एक वर्ष के अंदर जो नकद में परिवर्तित हो जाते हैं. ठीक है, कुछ एसेट्स या कुछ संपत्तियां हमारी ऐसी होती हैं जो एक वर्ष के अंदर अगर वो संपत्ति हमारी नकद में परिवर्तित हो जाती है तो हम उसको चालू संपत्ति कहेंगे. जैसे कैश तो ऑलरेडी नकद है, तो ये चालू संपत्ति है. बैंक में भी हमारे जो भी हमारा कैश बैंक में पड़ा है वो भी हमारी कौन सी संपत्ति है? चालू संपत्ति है. देन हमारे डेटर्स, हमारे जो देनदार हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं, ठीक है, वो भी हमें 2 महीने में, 4 महीने में हमने उनको जो माल बेचा था उसके बदले में हमारी पेमेंट कर देंगे. तो ये एसेट्स भी हमारी कौन सी एसेट्स होती हैं? चालू संपत्ति. ठीक है. देन हमारा स्टॉक है, जो हमारा स्टॉक जो दुकान में माल पड़ा हुआ है वो भी हमारा एक वर्ष के अंदर अंदर नकद में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम चालू संपत्ति कहते हैं. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स चालू संपत्तियां वो संपत्तियां हैं जो एक वर्ष के अंदर नकद में परिवर्तित हो जाती हैं, लाइक कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स, रिसीवेबल. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉन करंट, गैर चालू. इनको हम फिक्स्ड भी बोल सकते हैं. फिक्स्ड एसेट्स, स्थायी संपत्ति, स्थायी. ठीक है. अब गैर चालू कौन सी? ये तो थी जो एक वर्ष के अंदर नकद में परिवर्तित हो गई, तो गैर चालू इसका उल्टा हो जाता है. ये वो संपत्तियां होती हैं जो नकद में परिवर्तित नहीं होती. ठीक है.
1 साल के अंदर वो नकद में परिवर्तित नहीं होती। दूसरी बात, ये जो हमारी संपत्तियां होती हैं ये दीर्घ काल तक हमारे बिजनेस में हमारे साथ रहती हैं, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ठीक है, प्लांट जो हम लगाते हैं वो प्लांट है। तो ये जो हमारी संपत्तियां हैं जो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में हमारे साथ रहती हैं उनको हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, स्थायी संपत्तियां। ये हमारे बिजनेस में स्थायी रूप से रहती हैं और हमें लाभ अर्जित करने में हमारी सहायता करती हैं। तो इनको हम नॉन करंट भी बोल सकते हैं और फिक्स्ड भी बोल सकते हैं। देन थर्ड हमारे होते हैं टैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल मूर्त संपत्ति। अब टैंजिबल का मतलब वो संपत्तियां जिनको हम देख भी सकते हैं और हम छू भी सकते हैं। तो इस तरह की संपत्तियों को हम टैंजिबल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, जिनको देखा भी जा सकता है और जिन संपत्तियों को हम छू भी सकते हैं। इस तरह की संपत्तियों को टैंजिबल एसेट्स बोला जाता है। ये सभी हमारी टैंजिबल हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है, स्टॉक है, कैश है। ये सब हमारी जो संपत्तियां आती हैं ये सब टैंजिबल की कैटेगरी में आती हैं क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। देन वी हैव इनटैंजिबल एसेट्स, अमूर्त। इनटैंजिबल, जिनको ना देखा जा सकता न छुआ जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि हाँ ये हमारी संपत्ति है। तो इनटैंजिबल, जिसको ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ठीक है, इस तरह की संपत्तियों को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको देखा और छुआ नहीं जा सकता। तो वो हमारी कौन सी एसेट है, इनटैंजिबल। ऐसे ही गुडविल की तरह पेटेंट होते हैं, पेटेंट राइट्स होते हैं, कॉपी राइट्स होते हैं, जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो ये हमारे जो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स हैं ये सब हमारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स। क्लियर है? तो ये हमारी संपत्तियां हैं और ये संपत्तियों के प्रकार। आफ्टर दैट, संपत्तियों के बाद हमारा जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज लायबिलिटी, ठीक है, दायित्व। अभी देखिए लायबिलिटीज क्या होती है। लायबिलिटी हिंदी में इनको दायित्व बोलते हैं। क्या होते हैं दायित्व? मान लीजिए मैंने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं तो अब ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसको उसके वो पैसे वापस करूं, ठीक है। तो इस तरह की जो हमारी चीजें होती हैं या इस तरह की जो भी राशि, जो भी अमाउंट, इस तरह का जो भी अमाउंट जो हमने किसी से लिया हुआ है, ठीक है, व्यवसाय के स्वामी ने किसी से लिया हुआ है, उसका खुद का नहीं है, उसने दूसरों को वो अमाउंट वापस करना है, चुकाना है, तो उसको हम दायित्व बोलते हैं, ठीक है। तो दायित्व अगर आपसे पूछा जाता है तो दायित्व क्या है? यह वह धनराशि है जो व्यवसाय के स्वामी ने अन्य व्यक्तियों को देनी है, ठीक है, अन्य व्यक्तियों को। जैसे एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था, क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, लेनदार, ठीक है। लेनदार क्यों? क्योंकि हमने इनसे क्रेडिट परचेज किया था, माल उधार में खरीदा है, उधार में माल खरीदा है तो हमने इनको पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है तो ये हमारा क्या बन गया? दायित्व बन जाता है कि हमने इनको पेमेंट करनी है। तो लायबिलिटीज एक तरीके से वह राशि होती है हमारी जो हमने किसी को देनी है जिसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेना भी क्या है? लायबिलिटी, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। तो अब ये हमारी लायबिलिटी है। जैसे हमारे एसेट्स कई प्रकार के होते हैं, हमारी लायबिलिटी 2 टाइप्स की हो जाती है। करंट लायबिलिटी, जिसको हम चालू दायित्व कहते हैं, एंड नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब चालू दायित्व देखिए कौन से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, चालू संपत्तियां जो 1 वर्ष के अंदर नकद में परिवर्तित हो जाती हैं, वो तो होती है हमारी चालू संपत्ति। अब उसी की तरह से हमारे चालू दायित्व होते हैं। ये वो दायित्व हैं जिनका भुगतान हमने 1 वर्ष के भीतर करना होता है, ठीक है।
तो ये हमारे जो चालू दायित्व हैं, ये वो दायित्व है जिसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, 1 वर्ष के अंदर हम इनका भुगतान कर देते हैं, तो हम इनको करंट लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, हमने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है बैंक से, 1 ईयर का लोन है, 6 मंथ्स का लोन है, तो ये हमारे चालू दायित्व हैं। हमारे बिल्स पेबल होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक वर्ड है। इसमें क्या होता है कि हमारे बैंक में इतना बैलेंस नहीं होता कैश का, लेकिन हम उस बैलेंस से ज्यादा विड्रॉ कर लेते हैं, तो दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, क्योंकि हमने बैंक से जितना अमाउंट एक्स्ट्रा विड्रॉ किया हुआ है हमने वो बैंक को वापस करना होता है। तो दिस इज योर करंट लायबिलिटीज। एंड देन वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर नहीं करना, लंबे समय के बाद जिनका भुगतान करना है, जो दीर्घकालीन होती हैं हमारी, ठीक है, उनको हम नॉन करंट लायबिलिटीज कहते हैं। इनका भुगतान 2, 4, 5 सालों में किया जाता है या उससे भी ज्यादा का समय हो सकता है। मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया हुआ है एंड दैट द टर्म ऑफ द लोन इज 10 ईयर्स, तो अगर वो 10 साल का लोन है तो वो नॉन करंट है, और अगर हमने 1 साल के लिए लोन लिया हुआ है तो दैट इज अ करंट लायबिलिटी, वो हमारा चालू दायित्व होता है, क्योंकि हमने उसका भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना है। और 1 वर्ष से ज्यादा के समय में अगर भुगतान करना है तो वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाती हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज को हम फिक्स्ड लायबिलिटीज भी बोलते हैं, फिक्स्ड, स्थायी दायित्व, ठीक है। ये हमारे दीर्घकालीन होते हैं। लॉन्ग टर्म जितने भी हमारे लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स, वो सब हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज के हेडिंग के अंडर आते हैं। क्लियर है? सो दीज आर दी 2 मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीड कीजिए एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क। थैंक यू।